काव्या क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले टर्म पे हम लोगों ने ट्रिपैनोसोमा स्टार्ट किया था। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा की कौन सी जाति? गैम्बियंस। गैम्बियंस शुरू की थी। गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था ट्रिपैनोसोमा की 4 जो हैं फॉर्म्स पाई जाती हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म्स, उनके बारे में पढ़ लिया। आज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस को कंटिन्यू करते हैं और उससे आगे पढ़ते हैं। आगे है, हम लोग बात करते हैं ट्रिपैनोसोमा की डिस्कवरी के बारे में। ट्रिपैनोसोमा की डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी मीन्स होता है, डिस्कवरी मीन्स होता है खोज। तो ट्रिपैनोसोमा को सबसे पहले जो है ह्यूमन पैरासाइट के रूप में, किसके रूप में? ह्यूमन पैरासाइट के रूप में, ह्यूमन पैरासाइट के रूप में जो डिस्कवर किया था, वो सबसे पहले डिस्कवर किया था फोर्डी ने। एक साइंटिस्ट हैं, फोर्डे बोल सकते हैं या फोर्डी बोल सकते हैं। फोर्डे ने डिस्कवर किया था 1901 में। इसके बाद क्या है कि ट्रिपैनोसोमा का एक होस्ट होता है, आगे बताएंगे। मेन होस्ट तो मनुष्य है, दूसरा होस्ट है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, तो सीसी फ्लाई होता है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर डेविड ब्रूस। सर डेविड ब्रूस ने क्या किया था? ये बताया था कि ट्रिपैनोसोमा के द्वारा एक बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, अभी इतना ही समझो। तो सर डेविड ब्रूस ने बताया था कि स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है, ये सीसी फ्लाई द्वारा ट्रांसमिट होती है। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है। वो किसके द्वारा जाती है? सीसी फ्लाई के काटने से। सीसी फ्लाई मच्छर की तरह, जैसे मच्छर खून चूसता है तो ये भी खून चूसती है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी डिस्कवरी की। तो ह्यूमन पैरासाइट के रूप में डिस्कवर किसने किया था? फोर्डी ने। और सर डेविड ब्रूस ने जो है ये बताया था कि ये क्या है, स्लीपिंग सिकनेस जो है वो सीसी फ्लाई के द्वारा होती है। सीसी फ्लाई के द्वारा होती है। अगली हम बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है इसका किस प्रकार से कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कहलाता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रिपैनोसोमा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ट्रिपैनोसोमा का डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो अलग अलग होता है, लेकिन इंडिया अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग एरिया में होता है, लेकिन इंडिया में ये नहीं पाया जाता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका में पाया जाता है, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस कहाँ पाया जाएगा? सेंट्रल मतलब मध्य, और वेस्ट मीन्स होता है पश्चिमी, वो तो जानते होंगे। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के देशों में पाया जाता है। अधिकतर जो अफ्रीका का देश है एक नाइजीरिया में सबसे अधिक मिलता है, और दूसरा एक देश है कॉन्गो में अधिक मिलता है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के देश हैं, मतलब अफ्रीका महाद्वीप का देश है। सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये कहाँ मिलेगा अधिक? जहाँ जो है
मार्शी एरियाज ज़्यादा होंगे। मार्शी का मतलब क्या होता है? दलदल वाली, दलदल मतलब जहाँ पानी भरा रहता है ज़्यादा समय तक, तो वो एरिया कहलाती है मार्शी एरिया। तो दलदल वाली एरिया में जैसे नहर के किनारे या लेक के किनारे, तो इन जगह पर ज़्यादा जो है मिलता है इसका इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि जो मक्खी पाई जाती है सीसी फ्लाई, ये इन्हीं स्थानों पर पाई जाती है, नम वाले स्थानों पर पाई जाती है। ये अपना अंडे वगैरह जो है पानी में ही देती है, इसलिए ये इसी में पाई जाती है, पानी में। जैसे मच्छर पानी में पाए जाते हैं, पानी में ही अपना जो है जनन करते हैं, वैसे ये भी जो है अपना जनन पानी में ही करते हैं, अंडे वगैरह देती है। तो सीसी फ्लाई कहाँ मिलेगी? मार्शी, दलदल वाले एरिया में मिलेगी, जहाँ पानी भरा रहेगा, जहाँ कीचड़ होगी। तो नदी के किनारे और लेक मतलब झील के किनारे इसका इन्फेक्शन अधिक होगा। अगली हम बात करेंगे इसके बारे में, तो हैबिट के बारे में। हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, मतलब स्वभाव और वासस्थान। तो स्वभाव से तो ये कैसा है? पैरासाइट है, आप लोग जानते ही हो। पैरासाइट भी कहाँ का है? ब्लड पैरासाइट है, ब्लड पैरासाइट। तो स्वभाव से ये क्या है? ब्लड पैरासाइट है, रक्त में रहता है। लेकिन क्या होता है, रक्त से ये कहाँ चला जाता है? CSF में चला जाता है। CSF का मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में चला जाता है, मतलब एक फ्लूइड पाया जाता है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में भरा रहता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। तो इसमें चला जाता है और फाइनली कहाँ चला जाता है? ब्रेन में चला जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा? ब्लड में रहेगा, ब्लड में पाया जाएगा सबसे अधिक। तो ये तो इसकी हैबिट हो गई। हैबिट मतलब क्या हो गई? पैरासाइट वाली हो गई हैबिट। अब हम लोग बात करें इसके हैबिटेट की, तो हैबिटेट मतलब वास स्थान इसका कहाँ होता है? वास स्थान इसके पाए जाते हैं 2 होस्ट पाए जाते हैं। कौन, कितने होस्ट होते हैं? मेनली होते हैं 2 होस्ट। एक होस्ट हो गया मैन, मनुष्य, और दूसरा होस्ट हो गया सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। तो 2 होस्ट इसके हो गए, एक तो हो गया सीसी फ्लाई और दूसरा हो गया ह्यूमन यानी मैन इसका प्राइमरी होस्ट है और सीसी फ्लाई इसका क्या है? सेकेंडरी होस्ट है। तो जो सीसी फ्लाई इसका जूलॉजिकल नेम होता है ग्लोसिना पाल्पेलिस। डबल एस बनेगा, सॉरी, यहाँ पर ग्लोसिना पाल्पेलिस। ग्लोसिना पाल्पेलिस में ये इसका क्या है? ये इसका सेकेंडरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है? ह्यूमन। यह ग्लोसिना पाल्पेलिस होता है, या इसके अलावा कभी कभी ग्लोसिना की दूसरी स्पीसीज में भी मिल सकता है, ग्लोसिना टेकिनोइडिस, TACHINOIDES, टेकिनोइड्स में भी मिल सकता है। ये दोनों सीसी फ्लाई के ही नाम हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी होस्ट हो गया। प्राइमरी होस्ट कौन सा हो गया? ह्यूमन हो गया। तो सेकेंडरी होस्ट कौन सा हो गया? देखिए 2 होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट हो गया ह्यूमन यानी मैन, और सेकेंडरी होस्ट हो गया सीसी फ्लाई। इसके अलावा क्या होता है? इसके कुछ अन्य होस्ट भी पाए जाते हैं, अदर होस्ट। अदर पोषक भी इसके मिलते हैं, मतलब अन्य पोषक भी इसके कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे मान लो जब इसे ह्यूमन नहीं मिलता है, मनुष्य नहीं मिलता है मान लो,
बीमारी फैलाने के लिए। तो तब तक कि ये काम चलाता है कहाँ कहाँ, ये पाया जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स में। कहाँ कहाँ? डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर जो होते हैं उनमें भी पाया जाता है। और कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है। जंगली एनिमल्स जो होते हैं इनमें बीमारी नहीं करता, लेकिन इनके ब्लड में रहता है, जगह एक ले लेता है। मतलब किस रूप में रहता है? रिजर्वायर के रूप में। रिजर्वायर के रूप में यूज करता है अपने होस्ट को, तो इसीलिए ये होस्ट क्या कहलाते हैं? रिजर्वायर होस्ट कहलाते हैं। तो कौन कौन से एनिमल हैं? जैसे ये रह सकता है डॉग्स में, ये रह सकता है पिग में, ये रह सकता है मंकी के ब्लड में, ये रह सकता है एंटीलोप्स में। एंटीलोप्स हिरन की प्रजाति होती है। एंटीलोप्स में ये मिलता है बफेलो में, बफेलो में, बफेलो में मिलता है। इसके अलावा ये मिलेगा हाँ यही एटसेट्रा, ये इसके क्या हैं? रिजर्वायर होस्ट हैं। तो तीन तरह के होस्ट हो गए इसके। एक तो प्राइमरी होस्ट, मनुष्य जिसे बीमार करता है। एक हो गया सेकेंडरी होस्ट, जिसके द्वारा से फैलता है ये ह्यूमन टू ह्यूमन। किसके द्वारा फैलता है? ग्लोसिना पाल्पेलिस के द्वारा। क्योंकि ये कैसी मक्खी है? ये एक मक्खी है ब्लड चूसने वाली, ब्लड सकिंग है, ब्लड सकिंग। ब्लड सकिंग जो है फ्लाई है, ये मक्खी है। तो ये सेकेंडरी होस्ट हो गया। तो अगर ह्यूमन ना मिले तो ये कुछ समय के लिए, कुछ समय बताने के लिए अपना रिजर्वायर, मतलब अपने आप को संरक्षित करने के लिए ये किन में पाया जाता है? अपने कुछ रिजर्वायर होस्ट में। इन्हें बीमार नहीं करेगा। जैसे डॉग्स है, पिग है, मंकी है, एंटीलोप्स है, बफेलो है, इनमें ये रिजर्वायर होस्ट के रूप में इनके ब्लड में रह सकता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? रिजर्वायर होस्ट, या इन्हें दूसरा नाम देते हैं टेम्पररी, टेम्पोररी होस्ट। होस्ट मतलब इनका जब प्राइमरी होस्ट इसे मिल जाता है तब ये इसको छोड़ देता है। मतलब इससे इसको छोड़ता नहीं, मतलब इससे ट्रांसमिट हो जाता है। किसमें? ह्यूमन में। इनसे ट्रांसमिट हो सकता है, किसमें? ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये टेम्पररी होस्ट है। ये तो हैबिटेट की बात हो गई। और अब हम इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर, या हम बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी तो हम पढ़ेंगे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी जानते ही हो आप लोग, बाह्य संरचना के लिए बोलते हैं, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे, पहली बात है इसमें शेप एंड साइज की। शेप एंड साइज, तो छात्रों आप लोगों को ये तो छात्र छात्राओं आपको ये तो पता है कि शेप इसका कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। और साइज इसका कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देता है, क्योंकि ये क्या है? प्रोटोजोआ है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शेप की अगर हम बात करें तो ये शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। ये हम कह सकते हैं सिकल शेप। सिकल शेप मतलब हसिया की तरह होता है। दोनों एंड कैसे होते हैं? बोथ एंड्स, दोनों सिरे कैसे होते हैं? बोथ एंड्स आर टेपरिंग, टेपरिंग। दोनों सिरे कैसे होते हैं? टेपर लाइक होते हैं, मतलब जो है पतले होते जाते हैं। सिरों पर ये कैसा होता है? पतला होता है। सिरों पर कैसा होगा? पतला होगा, इस प्रकार से। तो ये स्पिंडल शेप कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं सिकल शेप, हसिया के आकार का। और दिन के इसके दोनों सिरे कैसे होते हैं? टेपरिंग होते हैं। और ये कैसा एनिमल है? माइक्रोस्कोपिक,
माइक्रोस्कोपिक है क्योंकि प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ सभी कैसे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। तो ये तो इसका हो गया। इसकी अगर साइज की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई लेंथ होती है, ये लेंथ इसकी होती है 10 से 40 माइक्रोन, 10 से 40 माइक्रोन। और विड्थ मतलब चौड़ाई जो इसकी होती है, चौड़ाई इसकी होगी वो 2.5 टू 10 माइक्रोन, 2.5 से 10 माइक्रोन चौड़ा और 10 से 40 माइक्रोन लंबा होता है। तो माइक्रोस्कोपिक साइज है ये। ठीक है, ये तो इसकी शेप एंड साइज की बात हो गई। तो इसमें क्या होता है कि इसके दोनों सिरे कैसे होते हैं, टेपरिंग होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगला सिरा जो होता है, अगला सिरा जो होता है वो ज़्यादा नुकीला होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो अगला सिरा कैसा होगा, ज़्यादा नुकीला होगा, और पिछला सिरा कैसा होगा, ब्लंट होगा। ये पोस्टीरियर एंड है इसका। थोड़ा सही नहीं बना, फिर से बना रहे हैं। इस प्रकार से अगला सिरा कैसा होता है, ज़्यादा नुकीला होता है। ये वाला सिरा कहलाएगा एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड। ये तो अगला सिरा हो गया। और ये वाला क्या है, पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड। ये पिछला सिरा हो गया। तो पिछला सिरा कम नुकीला होता है, अगला सिरा कैसा होता है, अधिक नुकीला होता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक केंद्रक पाया जाता है। कल हम लोग बात कर चुके थे इसके बारे में थोड़ी सी। तो एक बीच में क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होगी, बाकी इसके गुणसूत्र होंगे, क्रोमोसोम वगैरह। अब यहाँ पर न्यूक्लियस के पीछे क्या होता है, एक पैराबेसल बॉडी, फिर क्या होती है, एक बेसल बॉडी पाई जाती है। ये बेसल बॉडी हो गई। यहाँ से ये क्या निकलेगा, फ्लैजेलम निकलेगा। ये फ्लैजेलम इस प्रकार से, और ये ऐसे फ्लैजेलम, मतलब बॉडी के पिछले सिरे से निकलता है, यहाँ पर टच होके जाता है बॉडी से। एक झिल्ली बनती है झालर टाइप की, इस झिल्ली को बोलते हैं अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। इसी में ये फ्लैजेलम जुड़ा हुआ होता है। तो फ्लैजेलम हो गया, ये तो कैसा हो गया, अटैच फ्लैजेलम हो गया, अटैच्ड फ्लैजेलम, फ्लैजेलम। और ये वाला फ्लैजेलम कौन सा हो गया, फ्री फ्लैजेलम, फ्री फ्लैजेलम। ये फ्री फ्लैजेलम होता है। मतलब फ्लैजेला, आधे से ज़्यादा भाग फ्लैजेला का कैसा होता है, फ्लैजेलम का जुड़ा हुआ, जिसे बोलते हैं अटैच फ्लैजेलम। फिर आगे सिरे पर जाके ये कैसा हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो ये क्या हो गई, ये बेसल बॉडी हो गई। ये क्या हो गई, पैराबेसल बॉडी। बेसल बॉडी को नाम दिया था ब्लेफेरोप्लास्ट। तो ये ब्लेफेरोप्लास्ट हो गया। ये क्या हो गया, काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट। ये इसकी क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली हो गई। और एक ही कोशिका पाई जाती है, इसके अलावा कुछ पाया नहीं जाता। ये इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर इसका प्लाज्मा, ये इसका जीव द्रव्य होगा जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये इसके अंदर भरा हुआ है, इसका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म। ये हो जाएगा इसका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, एक ही बात है। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर जो अभी बताया था।
तो स्ट्रक्चर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, एक और झिल्ली पाई जाती है, बहुत पतली सी झिल्ली होगी ऊपर, इस झिल्ली को बोलेंगे पेलिकल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर से जो कवरिंग पाई जाती है, जिस प्रकार से पैरामीशियम में पाई जाती है पेलिकल, उस प्रकार से इसमें भी होगी। ये ऊपर वाली झिल्ली क्या कहलाती है, पेलिकल। पेलिकल पेलिकल के अंदर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या होता है कि आपको पता लग गया कि ये ब्लड में रहता है, ब्लड पैरासाइट है और ब्लड में ही ज़्यादातर मिलेगा, लेकिन बाकी बाद में कहाँ चला जाएगा, CSF में चला जाएगा और कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में चला जाता है। ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। हाँ, इसमें स्ट्रक्चर में एक चीज़ छूट गई थी, मुझे याद आ रहा है अभी। ये जो होता है ये मेम्ब्रेन कहलाती है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन अनड्यूलेटिंग का मतलब होता है झालर, झालर बनाना। तो ये झालर टाइप की बनाती है झिल्ली, जो पेलिकल की बनी होती है। ये झिल्ली से ही जुड़ा हुआ होता है फ्लैजेलम, तो इसको बोलते हैं अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर हम लोग फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला जैसा यूकैरियोटिक में होता है वैसा ही होता है। अगर इसकी काट देखें तो इसमें 9+2 का पैटर्न होगा, मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं अंदर होंगी और 9 कहाँ पर होंगी, किनारे किनारे पर, इस प्रकार से। नौ किनारे किनारे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और बीच में कौन सी होंगी, ये 2 बीच में होंगी, ये सेंट्रल, और ये 9 कितनी होंगी, पेरिफेरल। ये 9 पेयर में हैं, ये पेयर का मतलब जो है सब यूनिट की बनी हुई है, तो इसलिए इस पैटर्न को बोलते हैं 9+2 पैटर्न। ये सभी यूकैरियोटिक फ्लैजेला हो चाहे सिलिया हो, उसमें पाया जाता है 9+2 पैटर्न। तो इसका फ्लैजेलम भी क्या करता है, 9+2 पैटर्न शो करता है। बाकी आप लोग जानते हो साइटोप्लाज्म में हर चीज़ पाई जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, जो भी एक सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब इसमें पाए जाएंगे। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक न्यूक्लियस, और अंदर इसका क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए पैराबेसल बॉडी क्या होती है, काइनेटोप्लास्ट को बोलते हैं पैराबेसल बॉडी। पैराबेसल बॉडी। और ब्लेफेरोप्लास्ट को कल ही बताया था क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी। तो फ्लैजेला और सिलिया कहाँ से निकलते हैं, हमेशा बेसल बॉडी से ही निकलते हैं। लेकिन पैराबेसल बॉडी का काम क्या है, पैराबेसल बॉडी जो है इसमें, पैराबेसल बॉडी के अंदर, पैराबेसल बॉडी ये किसकी बनी होती है, इसके अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। मतलब इसमें क्या पाया जाएगा, DS डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है इसमें, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। और ये क्या करेगा, ये डिस्क की तरह पाया जाएगा, एक डिस्क के रूप में पाया जाएगा।
डिस्क मीन्स क्या होता है, प्लेट के रूप में होगा। डीएनए इस प्रकार से डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। ये पैराबेसल बॉडी होती है। इसका कोई फंक्शन जो है, कोई निश्चित फंक्शन नहीं है। इसके अलावा सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जानते ही हो, न्यूक्लियस केंद्रक जो है बड़ा होगा और केंद्र के अंदर क्या पाई जाएगी, केंद्रिका पाई जाएगी। ये तो बात हो गई इसकी स्ट्रक्चर की। तो पैराबेसल बॉडी किसकी बनी होती है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बनी होती है, डिस्क लाइक होती है। इसका कोई फंक्शन नोन नहीं है, अननोन फंक्शन इसका जो है पाया जाता है। अब अगली हम लोग बात करेंगे इसमें इसकी मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय। मतलब इसके शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं होती रहती हैं, तो इसको ही क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मतलब शरीर में कुछ बनना, कुछ टूटना सामूहिक रूप से क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि ट्रिपैनोसोमा में क्या है, माउथ तो एब्सेंट होता है। माउथ कैसा होता है, एब्सेंट होता है। अमीबा की तरह ही समझ लो, अमीबा में भी माउथ नहीं पाया जाता है। तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, न्यूट्रिशन जो लेगा, अपना पोषण लेगा यानी भोजन लेगा, ये काय से लेगा, बाई एब्जॉर्प्शन। अवशोषण के द्वारा लेगा। अवशोषण कैसा होगा, ऑस्मोसिस द्वारा होगा। ऑस्मोसिस मीन्स होता है परासरण के द्वारा, ऑस्मोसिस। तो ये किससे होगा, सरफेस से। एब्जॉर्ब करेगा फूड को किससे, सरफेस के द्वारा, सरफेस से। क्योंकि इसका सरफेस जो होता है ये सरफेस, इसी से भोजन क्या होगा, इसी से भोजन डायरेक्टली जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा बाई जर्नल बॉडी सरफेस। इसी से भोजन अंदर जो है चला जाएगा, किसके द्वारा चला जाएगा, ऑस्मोसिस के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ जर्नल बॉडी सरफेस। तो जर्नल बॉडी सरफेस के द्वारा चला जाएगा। और बाकी जैसी क्या होगी कि ये ग्लूकोज लेगा कहाँ से, ये किसको अवशोषित करेगा, डायरेक्टली ग्लूकोज को, क्योंकि इसे मालूम है हमें और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्लड से क्या एब्जॉर्ब करेगा, ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेगा और ये ग्लाइकोलाइसिस करेगा। ग्लाइकोलाइसिस कैसी होगी, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ग्लूकोज का किस में टूटना, पायरोबिक एसिड में टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो ये ग्लूकोज कहाँ से लेगा, ब्लड से लेगा, मतलब ब्लड शुगर का यूज़ करेगा। तो ये क्या करेगा कि ग्लूकोज को बदल देगा किसमें, ग्लूकोज को बदल देगा पायरोबिक एसिड में, पायरोबिक एसिड में। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में खूब पढ़ी थी, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है, इसमें ऑक्सीशोषण होता है। ये कैसा शोषण होता है, ऑक्सीशोषण। मतलब जो ऑक्सीजन ब्लड में मिली होती है उसी ऑक्सीजन का ये यूज़ कर लेता है। तो इसके बाद क्या होगा, इसका क्रेब्स साइकिल आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, क्रेब्स साइकिल। इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इससे ये अपनी एनर्जी लेता है।
आगे हम लोग बात करेंगे इसके, ये तो मेटाबॉलिज्म हो गई, मतलब उपापचय क्रियाएं हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। तो इसमें जो जनन की प्रक्रिया पाई जाती है ये केवल कौन सी होती है? बाइनरी फिजन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? बाइनरी फिजन के द्वारा, मतलब दो भागों में टूट जाता है एक। रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? बाइनरी फिजन के द्वारा, मतलब दो भागों में टूटना। बाइनरी मीन्स टू, फिजन मीन्स टूटना। जैसे यूग्लिना में पाई जाती है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कौन सी होती है यूग्लिना में? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबवत होती है। तो वैसे ही इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन पाया जाता है। जैसे ये एक एनिमल है तो ये बीच से डिवाइड हो जाएगा इस प्रकार से, और ये क्या बना लेगा? दो एनिमल बना लेगा इस प्रकार से। इसके फ्लैजेलम है वो भी डबल हो जाएंगे। पहले तो केंद्रक डिवाइड होगा दो भागों में इस प्रकार से, फिर इसके फ्लैजेलम भी डिवाइड हो जाएंगे इस प्रकार से। इसका अलग फ्लैजेलम बन गया, इसका अलग फ्लैजेलम बन गया। तो एक से धीरे धीरे करके कितने बन जाते हैं? दो एनिमल। ये दरार बढ़ती जाती है, एक एनिमल से दो एनिमल बन जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन मेनली कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस में क्या पाया जाता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा ही डिवीजन होता है। जो भी ऑर्गन है इसके अंदर वो डबल हो जाते हैं। मुख्यतः कौन सा? बेसल बॉडी, केंद्रक, पैराबेसल बॉडी। ये कैसे हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। एक न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है और बीच से एक दरार बनना यहाँ से शुरू होती है। पहले तो फ्लैजेलम बनेंगे इस प्रकार से, दो फ्लैजेलम बन जाते, बाद में क्या होता है? दरार बनती है। यही दरार गहरी होती जाती है और एक एनिमल से दो एनिमल बन जाते हैं, जिस प्रकार से आप लोगों ने यूग्लिना में पढ़ा था। तो इसका रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। केंद्रक दो भागों में डिवाइड होगा, बेसल बॉडी, पैराबेसल बॉडी, और फाइनली एनिमल किसमें? दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो मान लो ये ए है, ये बी है। इस प्रकार से जो है इसका रिप्रोडक्शन होता रहता है। तो रिप्रोडक्शन कौन सा हो गया? असेक्सुअल या सेक्सुअल? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये इसके रिप्रोडक्शन के बारे में हो गया। तो एक एनिमल से एक बार में कितने एनिमल बनते हैं? दो एनिमल बनते हैं। इनको बोलते हैं डॉटर ट्रिपैनोसोमी। डॉटर ट्रिपैनोसोमी बन जाते हैं दो। ये हो गया रिप्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसके बाद जो है कल इसकी हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें तो पढ़ाने में भी मज़ा आए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।